उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और वन तस्करों के बीच हुई कई राउंड फायरिंग। जंगल में सागौन के पेड़ काट रहे थे तस्कर। मुठभेड़ में वन विभाग के एक रेंजर के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। जंगल से लाइव मुठभेड़ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन माफिया और पुलिस के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सामने आओ, सामने आओ। और राजीव चावला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस वक्त क्या अपडेट आप दे सकते हैं? जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले ये खबर भी सामने आई कि वन विभाग के एक रेंजर भी घायल हो गए हैं फायरिंग में। इस वक्त हो क्या रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त जो है लगातार वन विभाग और पुलिस की एक संयुक्त रूप से जो है कॉम्बिंग चलाई जा रही है। जो ये हमलावर थे, क्योंकि काफी बड़ा ये फॉरेस्ट का इलाका है, एरिया है, जहाँ पर लगातार जो ये लकड़ी तस्कर हैं, ये लगातार यहाँ पर आते हैं और जो महंगी जो लकड़ियां हैं उन पेड़ों को काट करके अपने साथ ले जाते थे। इसी सूचना पर कल जब वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, उस दौरान आमना सामना हुआ और कई घंटों तक मुठभेड़ चली। लगभग कई राउंड जो है वहां पर फायरिंग हुई थी। इस दौरान क्योंकि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जिले में नए नए कप्तान एसएसपी ने आज ही चार्ज लिया है और कल रात जैसे वो पहुंचे थे उसी दौरान ही उनके संज्ञान में एक घटना आई थी। इसमें वन रेंजर के साथ ही लगभग 3 वन कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी रेंजर का थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन भी हुआ है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस के लिए और वन विभाग के लिए चुनौती है कि जिन तस्करों के साथ इनका आमना सामना हुआ, जिनमें ताबड़तोड़ गोलियां दागी वन विभाग की टीम पर, उनको पकड़ने की कहीं ना कहीं चुनौती है, उसको लेकर के कॉम्बिंग की जा रही है। जी शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले किस तरह से एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। वन माफिया और पुलिस के बीच फायरिंग चल रही है और तस्करों को पकड़ना अभी भी इन जंगलों में एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। इधर ये लोग भाग रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब लेके आओ, इधर आओ। असले हैं, चौक तो मत चला। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के इस पूरे मामले पर। हिमाचल में तनाव जारी है तो आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई टल गई है। तो कांग्रेस आला कमान ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। देखिए इस वक्त का अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर। संजौली मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। मस्जिद विवाद पर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। वक्फ बोर्ड एक बार इस पूरे मामले पर अपना जवाब दे चुका है। मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी। यहां पर अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। निगम प्रशासन के मुताबिक पहले मौके पर एक मंजिल और एटिक के रूप में मस्जिद थी, लेकिन साल 2024 तक यहां पर अब एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई हैं। संजौली मस्जिद विवाद पर कांग्रेस आलाकमान की भी नजर है। इस मामले पर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला को तलब किया गया। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजीव शुक्ला से पूरे मामले की जानकारी मांगी। राजीव शुक्ला ने बताया कि पूरा मामला शांत हो चुका है, अब अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। इससे पहले संजौली विवाद पर कल भी हंगामा देखा गया। तनाव को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में जुटने से परहेज करने को कहा गया, जिसके बाद संजौली और कसुम्पटी मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं हुई। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। वक्फ बोर्ड के वकील भूप ठाकुर ने टीवी9 से कहा कि नगर निगम आयुक्त ने जेई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। लोगों ने कोर्ट में पार्टी बनाने की मांग की है। जो जेई कंसर्न्ड है उनको कहा गया है कि वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। कब क्या हुआ? 5 अक्टूबर को। और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम नेसेसरी पार्टी है। अच्छा। तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल होगा। क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का मसला ठीक है। 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। अच्छा। जेई कंसर्न जो है क्या रिपोर्ट देंगे? क्या वो मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। तो इशू क्या है? इशू जो ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरीज का है, इशू वो है
इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ली गई का कोई इशू नहीं है। ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। नहीं, जो 4 फ्लोर बने हैं उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल, उसमें वो जे रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जी रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक देगा। और शिमला में प्रदर्शनकारियों के वकील जगत प्रकाश से भी TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। ये बताइए कि आज में की सुनवाई में क्या क्या चीजें हुई और आपने अपनी तरफ से क्या पक्ष दिया है? सर, आज 14 साल के बाद ये लोकल रेजिडेंट्स की मजबूरी बन गई है कि हमें वो नेसेसरी पार्टी बनना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 14 साल से इस केस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोकल कंसर्न जो जेई साहब हैं, उन्होंने किसी लोकल गलत आदमी के खिलाफ ये मुकदमा यहाँ दायर कर दिया। कोर्ट की ये मजबूरी है कि जो किसके खिलाफ केस करना है, किसके खिलाफ नहीं करना है, वो एक जेई की ही ड्यूटी होती है। वही एक फ़ाइल जो है कोर्ट में सबमिट करता है। उनको सारा जो प्रोसेस हो एज़ पर लॉ करना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड का जवाब आज 14 साल के बाद आया, तो उसके साथ गो थ्रू होने की ज़रूरत है उनको भी, और उसके ऊपर बहस भी होगी, क्योंकि आज MC के वकील साहब को भी कॉपी दी गई है। और जो हमने एप्लीकेशन दी है वो फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टीज़, उसका भी जवाब के लिए 5 अक्टूबर के लिए रखा गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस से टिकट मिलने पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया कि उनकी बात सच साबित हुई है। आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। पूरी खबर आप देखिए। कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना सीट से चुनावी अखाड़े में उतार दिया है तो बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। विनेश और बजरंग की कांग्रेस में एंट्री के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा है कि साजिश की पूरी स्क्रिप्ट हुड्डा ने लिखी। बृजभूषण के मुताबिक उनकी बात सच साबित हुई है। आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी और इन्होंने बेटियों को बदनाम कर दिया। बृजभूषण सिंह ने हरियाणा की जनता को अपील करते हुए कहा कि बजरंग या विनेश ने लड़कियों के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया था, बल्कि राजनीति के लिए इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश और बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने मेरे खिलाफ साजिश रचने का इनाम किया। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर ये आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर, उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई। षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। अगर कोई महिलाओं की आवाज उठाए, वो आवाज समाज से उठे। महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती, महिला खिलाड़ी पहलवान अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही, तो हम समाज में एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल हैं, क्या हम वो आवाज सुनेंगे नहीं? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? इसमें भी भाजपा को आपत्ति है। हम उनकी तरह नहीं हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं पहनाएं। हम उनकी तरह नहीं है जो बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहें और पहलवानों के खिलाफ जाएं। हम जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, गर्व से खड़े रहेंगे, ऊंची आवाज में उनका समर्थन करेंगे। आप खड़े रहिए बलात्कारियों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं। रेलवे ने उनको नोटिस भी दिया है, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से बजरंग पूनिया को भी नोटिस दिया है। आपको लगता है कि ये
राजनीतिक तौर पर ये पूरा मामला कोर्ट के जज आज जज हैं, कल भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इन्हें विनेश फोगाट के और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने में क्या आपत्ति है? क्यों डर रहे हैं साहब इतना? और वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हुआ। आंदोलन की वजह से पहलवान प्रैक्टिस नहीं कर पाए। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। और इससे पहले कल हरियाणा में कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 28 सीटिंग विधायकों के टिकट बरकरार रखे गए। देखिए पूरी खबर। हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने अपने 32 उम्मीदवारों को उतार दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा में अपने मौजूदा 29 विधायकों में से 28 पर भरोसा जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई से टिकट दिया गया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मेवा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कल ही कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुलाना से टिकट मिला है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के 4 समर्थक विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव हारने वाले रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 का चुनाव हारे सिर्फ एक नेता और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को टिकट दिया गया है। रेवाड़ी से लालू यादव के दामाद और 2 बार से विधायक चिरंजीव राव को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। लिस्ट में 9 उम्मीदवार जाट समुदाय से हैं। अनुसूचित जाति से 9 और पिछड़ा वर्ग के 7 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। वहीं 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी नेता को टिकट मिली है। और अब खबर चुनावों से जुड़ी। जम्मू की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद पर हमला बोला और कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटने का काम किया है। ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते। ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? सहमत है क्या? जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया, घाटी में और कश्मीर में, जम्मू में 40,000 लोग मारे गए, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और साथ ही अमित शाह ने उन नेताओं को भी जवाब दिया जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठा दावा कर रहे हैं। ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर
जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के इस बयान से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अफजल गुरु की एंट्री हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार से इजाजत नहीं ली गई थी। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के बयान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। बीजेपी पहले भी इस तरह का आरोप लगा चुकी है। वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। और अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर सियासत हो रही है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एक बार फिर से इंडिया अलायंस ने बता दिया कि इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था, वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है, या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार ने गलत निर्णय लिया? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहीं पर आपस में एक दूसरे जो बात कही जा रही है उसका कोई जवाब दे रहा है, कोई और बात कह रहा है, वो इलेक्शंस का मामला है। यहाँ पर क्या करेंगे उस इलेक्शन को, यहाँ थोड़ी लेकिन इस तरीके के क्या समर्थन देते हैं? अभी मैं कोई बयान दूंगा, फिर आप मेरे बारे में किसी और से पूछेंगे कि इन बयानों का समर्थन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर क्या कहा, क्या रिएक्शन सामने आए बीजेपी की तरफ से, भी आप देखिए। उन्होंने अफजल गुरु का मसला उठाया। अगर हम देखें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर साहब भी थे और आज कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि उमर साहब वज़ीर आला होते हुए उस वक्त उनका रोल क्या था। और जहाँ तक अफजल गुरु का ताल्लुक है, अफजल गुरु एक आतंकवादी था। उन्होंने देश की संसद पे हमला करवा दिया और वो उसमें मैन आदमी था। उसकी फांसी को अब पॉलिटिकली इस तरह आज कहना कि मुझे कोई पता नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है उमर साहब का। कुछ वोटों के लिए वो अब अफजल गुरु को भी क्लीन चिट देना चाहते हैं, जबकि उमर साहब के ही वक्त में उनको फांसी दी गई है। आखिर उमर अब्दुल्ला क्या सॉल्व करना चाहते हैं? राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जिन्होंने साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इन पर इनको इतराज़ क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, यह माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीर वाइज उमर फारूक ने दावा किया है कि उन्हें फिर से नजरबंद किया गया है और चुनाव से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। अलगाववादी नेता मीर वैज ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके घर के सामने गाड़ियां लगा दी हैं और बिना कारण बताए उन्हें घर से निकलने से रोका जा रहा है। मीर वैज ने कहा कि सितंबर महीने में उन्हें हाउस अरेस्ट से आज़ादी दी गई थी, उसके बाद से ही नजरबंद करने की कोशिश हो रही है। Without being even given any reason, I'm simply informed that I cannot move out. So it's a very disconcerting and authoritarian that my freedom and liberty is at their command. As a religious and social figure, my activities are brought to a grinding halt, causing distress to me and to those who are associated with me. मीर वैज का आरोप है कि उन्हें पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए
जामा मस्जिद जाने से रोका गया। मीरवैज ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें विधानसभा चुनाव से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 82 शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। शिक्षकों से पीएम का संवाद आप भी सुने। आप सबको भी काम आ सकता है। ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। और हमें तो अपने बच्चों की आदत डालनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने का, उनके मन में इच्छा जगनी चाहिए। और इसलिए कभी कभी स्कूल में तय करना चाहिए, इस बार हम अपने स्कूल में 5 अलग अलग राज्यों के गीत सिखाएंगे बच्चों को। 5 गीत एक साल में मुश्किल नहीं है, तो 5 भाषा के गीत जान लेंगे। कोई असमिया करेगा, कोई मलयालम में करेगा, कोई पंजाबी करेगा। पंजाबी तो खैर कर ही लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। बिहार दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज उन्होंने पटना के तख्त श्री हरमिंदर जी गुरुद्वारा में मत्था भी टेका। तस्वीरें पटना के तख्त श्री हरमिंदर जी गुरुद्वारा की हैं। जेपी नड्डा आज पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और अरदास लगाई। गुरुद्वारे के बाद नड्डा खाजेकला घाट के पास दलित बस्ती में भी गए। यहां उन्होंने बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया और 10 लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई। ये एक अकेली पार्टी है जहां देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सबको अपनी सदस्यता हर 6 साल पर फिर से नवीनीकरण करानी पड़ती है और फिर से उनको जुड़ना पड़ता है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को स्वास्थ्य से जुड़ी 850 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था। यूपी के सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर में जिला कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। देखिए पूरी खबर। क्या अब मंगेश यादव एनकाउंटर का सच सामने आएगा? सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने एसडीएम लंबुआ को जांच सौंपी है। इसके बाद सुल्तानपुर से लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर की परतें खुल सकेंगी। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर नया हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा और सोना किसके खजाने में जमा हो गया। अखिलेश यादव ने पूछा कि जो लुटेरे बनकर आए वो किसके प्रतिनिधि हैं। दरअसल 28 अगस्त को दिन दहाड़े हथियारबंद 5 बदमाशों ने चौक बाजार में भरत ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डाली थी। बदमाशों ने करोड़ों के गहने लूट लिए थे। दिन दहाड़े हुई इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की थी, जिसमें आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहली ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। तो मुख्य आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव को एसटीएफ ने हनुमानगंज में घेर लिया। इस इलाके में पुलिस को देखकर मंगेश ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मंगेश यादव मारा गया। अब इस मामले की जांच चल रही है। और सुल्तानपुर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दलों के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। किसी व्यक्ति को 2 दिन पहले उठाती है पुलिस, फिर इनाम कब घोषित करती है, इनाम बढ़ाती कब है और फिर सटा के हत्या कर देती है।
और कहती है हमने इनकाउंटर कर दिया। और जब समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा की तो आप मेडिकल रिपोर्ट चेंज कराना चाह रहे हैं। तो पार्टी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। भाई आप आरोपियों को, आप अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन इसी देश में कसाब जैसे आतंकवादी को न्यायपालिका के तहत सजा मिली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले ट्रेन डिरेल हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। सोमनाथ एक्सप्रेस की बोगियां स्टेशन से 200 मीटर पहले ही पटरी से उतर गई। हादसा तड़के सुबह हुआ। इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस में हादसे के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन ट्रेन की गति कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी ट्रेन डिरेल होने के पीछे के कारण तलाश रहे हैं। सूचना यही मिली थी कि इसके 2 डिब्बे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाते हुए 2 डब्बे इसके बेपटरी हुए थे। यह सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ पे सबको इकट्ठा है एवं क्योंकि ट्रेन डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई भी हानि नहीं पहुंची है। सभी सुरक्षित घर पर हैं एवं अधिकारियों ने बताया कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान इंजन के पीछे लगा SLR और AC कोच पटरी से उतर गए। जबलपुर स्टेशन के आउटर पॉइंट पर इससे पहले भी ट्रेन डिरेल की दुर्घटना हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने फेक गन लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जाल बिहार तक फैला है। फर्जी गन लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के पास से पुलिस को फेक लाइसेंस के साथ फर्जी स्टैंप मिले हैं जो जिलाधिकारी और कमिश्नर के नाम पर बनाए गए थे। दुर्गापुर से पकड़े गए इस गिरोह के तार बिहार से जुड़े हैं क्योंकि इसका सरगना बक्सर का रहने वाला है। 19 अगस्टे আমরা কোকোনে একটা ফলস ফেক গান লাইসেন্সের কেস শুরু করি। ওই কেসের তদন্ততে গতকাল আমরা একটা লিড পাই যে কুলটি থানা अंतर्गत একটা জায়গা থেকে আমরা একজনকে अरेस्ट করি। पुलिस ने गिरोह के सरगना धर्मेंद्र उपाध्याय सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फर्जी लाइसेंस सप्लाई करने वाले विक्की यादव सहित राकेश वर्णवाल और कैलाश सोनार को पकड़ा है जो आसनसोल के रहने वाले हैं। राकेश और कैलाश मिडिल मैन का काम करते थे और क्लाइंट तक फर्जी आर्म्स लाइसेंस पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह के पीछे कई लोग शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर की वापसी हुई है। न्यू मैक्सिको में लैंडिंग हुई स्टारलाइनर की। तकनीकी खराबी की वजह से नहीं लौट सके हैं अंतरिक्ष यात्री। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग की इन तस्वीरों को देखिए। बोइंग का स्टारलाइनर यान बिना अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर लौट आया। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुई। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट ने 3 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लैंडिंग की। 3 बड़े पैराशूट्स और एयरबैग की मदद से इनकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ था। इसे धरती पर आने में करीब 6 घंटे लगे। स्टारलाइनर ने 9:15 पर पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की थी। तब इसकी गति करीब 2735 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये सुबह 9:32 पर अमेरिका में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। बोइंग कंपनी ने नासा के साथ मिलकर यह स्पेसक्राफ्ट बनाया है। 5 जून को इससे सुनीता और बुच को स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। यह सिर्फ 8 दिन का मिशन था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से इसकी वापसी को टालना पड़ गया है। अब यह स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के साथ पृथ्वी पर वापस आ चुका है। हिमाचल के बद्दी में कुदरत का कोहराम जारी है। इस बीच सैलाब में एक शख्स फंस गया। देखिए पूरी। सैलाब के बीचों बीच फंसे इस युवक को निकालने की जद्दोजहद चल रही है। युवक नदी की 2 धाराओं के बीच फंसा है और तस्वीरें बता रही है कि उसके चारों ओर पानी ही पानी है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के बालद नदी का है, जहां बारिश के बाद उफान आ गया है और युवक बीच नदी में फंस गया।
मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने घंटों मशक्कत की। पहले उसे रस्सी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो हाइड्रा मशीन लगाई गई और उसमें रस्सी बांधकर उसे बीच मझधार से बाहर निकाला गया। युवक के रेस्क्यू में स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम लगी रही, जिसके बाद प्रवासी मजदूर को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज भी मौजूद। कैसे आए थे नदी में आप? हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद बालद नदी के अलावा आसपास की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश का जनजीवन पर खासा असर दिख रहा है। और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर और राजस्थान के कुछ और इलाकों में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए। सड़कों पर सैलाब का कब्जा, सड़कों पर बहता दरिया, गाड़ियों की धीमी रफ्तार। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं। बारिश की वजह से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अना सागर झील का पानी सड़क तक आ गया है। शहर के पौष इलाके वैशाली नगर के दोनों साइड की सड़कों पर जल भराव हो गया है। अजमेर में भारी बारिश की वजह से 2 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग परेशान होकर त्राहिमाम कर रहे हैं। अजमेर में बाड़ी नदी के किनारे बसी डिफेंस कॉलोनी, राज कॉलोनी, हाथीखेड़ा, बोराज, काजीपुरा समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। इस इलाके में बाड़ी नदी का पानी उफान मार रहा है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। जयपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सुबह 7 बजे से तेज बारिश का दौर जारी रहा। शहर के मालवीय नगर, भांगरोटा, झोटवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। इसी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मरानी फार्म इलाके में द्रव्यवती नदी का पानी सड़क पर आ गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में 12 सितंबर तक भारी बारिश का ऐलान किया है। और वहीं राजस्थान के फतेहपुर में बारिश के बाद मुश्किलों का सैलाब आ गया है। सड़कों पर 5 फीट तक पानी भर गया है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए वहां के हालात आप। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर की हैं, जहां सड़कें समंदर बनी हुई हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बस स्टैंड के आसपास पानी लबालब है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे अपने घर जा रहे हैं। बस स्टैंड पर फंसे इन बच्चों को ट्रॉली के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है। ये बच्चे काफी समय से पानी में फंसे हुए थे। उसके बाद स्कूल प्रबंधक ने इन्हें ट्रॉली से घर पहुंचाया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फतेहपुर के बाद सीकर जिले में भी बारिश से हाल बेहाल है। सिंचाई विभाग की माने तो सीकर जिले में मानसून ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में नाव चलती नजर आई। लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 8 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। और भेड़ियों की तलाश जारी है। घाघरा के कटान वाले इलाके में भेड़ियों की मांद है। गांव वालों का कहना है कि अक्सर भेड़िए इंसानी बस्ती में आकर लोगों और जानवरों पर हमला करते हैं। ये बताइए कि आप इसी कटाई घाट गांव में रह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही के रहने वाले। भेड़ियों का क्या है, कब से यहाँ पे रह रहे थे और अभी अचानक क्या मान से यहाँ से निकले? 14 अगस्त को हमारे यहाँ एक हमला हुआ था, जो बच गए घर में ऊपर वाले की कृपा से। तभी से हम लोग ज्यादा चर्चा में है कि इधर भी है। इसके बाद में 4-5 दिन पहले जब अभी वो जाल लगाए थे, जब वन विभाग वाले जंगल लगाए हैं 2000 बीघे का, वहाँ जाल लगाए थे तो सेम जो कंडीशन यहाँ है इसी तरह वहाँ बैठा था और जाल फांद करके भाग गया था। ये जो इनके मांद थे वो खत्म हो गए पानी की वजह से? नहीं, 2 बार इस गांव में देखा गया है और वो जो मांद थी वो पानी आने की वजह से वो दब चुकी है। पानी उसमें भर चुकी है, उसमें बालू और मिट्टी पड़ चुकी है। खेती में भी काम आता है और अपनी सुरक्षा के लिए भी काम आता है। भेड़िए से बचने के लिए ये लेके आप लोग चलते हैं? डरे हुए हैं, दिन में चलते हैं तो यही एक चारा है कि लाठी डंडा बल्छी बल्लम जो कुछ है वही आदमी लेकर के चलते हैं। डर लगता है कि बच्चे सब परेशान हैं, औरत मर्द सब परेशान हैं। सब घर में घुस जाते हैं। किसी पल्ला नहीं है तो पल्ला कहाँ लग गए, कहाँ आदमी चला जाए। कोई फर्चा बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, उसका कहाँ उपाय लग रहा है। अच्छा, फरसा वगैरह भी बनवा रहे बच्चे? जी सब बनवा रहे हैं, भाला वाला है, मगर कहाँ आदमी घुस जाए, लड़के निकल के पल्ला नहीं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आदमखोर भेड़िया ही है या कोई और जानवर। ये शक इसलिए क्योंकि बहराइच में नए हमलों के बाद ये बातें भी सामने आई हैं कि भेड़िए की जगह किसी और जानवर ने हमला किया। कुछ लोग उसे वुल्फ डॉग बता रहे हैं, जो भेड़िए जैसा ही दिखता है।
आखिर क्या होता है ये वुल्फ डॉग और भेड़ियों की तुलना में वो कितना खतरनाक होता है, आज आपको ये भी बताएंगे। और बहराइच से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि कैसे कुछ भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी करीब 50 गांव में आदमखोर की दहशत कायम है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भेड़िया छुपे रहते हैं, मान से निकल के आते हैं, शिकार करते हैं और फिर वापस उसी मान में चले जाते हैं। हम लोग रात में जाग के लाठी डंडा लेके 10-20 लोग साथ में निकलते हैं बाहर। पूरा जंगल का कछार इलाका है और इन्हीं जंगलों में से ये भेड़िया आ रहा है, अधिकतर यहीं पर देखा जा रहा है। लोग सोना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर रहेंगे तो उससे उनकी पूरी सुरक्षा रहेगी। हाथों में बंदूकें हैं, ट्रैंकुलाइजर गन है, लाठी डंडे हैं। इनके पास पूरा साजो सामान है, लेकिन इन शिकारियों से इनका शिकार बहुत दूर है। नदी पार करते ये वो शिकारी हैं जो आदमखोर की तलाश में गांव से लेकर जंगल तक चप्पा चप्पा छान रहे हैं। लेकिन वो खूंखार और शातिर जानवर हर बार इन्हें चकमा दे जाता है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर ये लोग भी आदमखोर की तलाश में खेतों से लेकर नदी, जंगल और हर उस जगह पर आदमखोर को तलाश रहे हैं जहां वो छुपा हो सकता है। कितने घंटे लगभग आप लोगों ने यहाँ पे अभी सर्च किया था भेड़िए को? यहाँ पे आपको हमारे स्टाफ 24 घंटे मिलेंगे, एनी टाइम कोई आके देख सकता है। अच्छा, तो अभी आप लोगों 3 अलग-अलग टुकड़ियों में इस तरीके से अलग-अलग जगह सारे शूटर्स हैं? जी हाँ, हर जगह जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट होती है भेड़ियों के ठिकाने ढूंढे जा रहे हैं, उनकी मांद खोजी जा रही है। आदमखोर जहां भी मिले उसे जिंदा या मुर्दा काबू करने की हर कोशिश की जा रही है। इन गांवों में रात दिन एक ही खौफ है, वो खौफ है भेड़ियों का। इनकी रातें दहशत में जागते हुए बीत रही है, क्योंकि भेड़िए आए दिन गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। चौवन दिन बीत चुके हैं, अब तक 58 लोगों पर हमले हो चुके हैं। मतलब औसत निकालें तो हर दिन एक शख्स पर हमला हो रहा है। भेड़ियों के हमलों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 9 बच्चे और एक महिला को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन बाकी आदमखोर अभी तक काबू नहीं किए जा सके। सरकार उन्हें गोली मारने का भी आदेश दे चुकी है, लेकिन उनकी दहशत तो पहले से ही बढ़ती जा रही है।
9 शिकारियों को बुला लिया गया है। इस वक्त हम बहराइच जिले के महसी तहसील इलाके में और सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक यहीं पर है। यह सिकंदरपुर गांव है। वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मी, इसके अलावा पुलिस की 60 टीमें, पीएसी, तमाम लोग अब उन भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन गांव वाले भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि गांव वालों को अपने बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा का डर सता रहा